गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अब आपके तीन कुछ अलग कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग कंसेप्ट ना बोल करके अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहता है एन अकाउंटिंग कन्वेंशन may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants, जो कि अकाउंटेंट्स की आपसी सहमति से और जनरल एग्रीमेंट के आपसी समझौते के साथ ही हम इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिफर फ्रॉम कंसेप्ट एंड रिगार्डिंग, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तीन अकाउंटिंग कन्वेंशन बिल्कुल अलग हैं, चाहे हम इनको फॉलो करें या ना करें ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम एक बार। सबसे पहला जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन, उसका नाम है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दूसरे का नाम है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी और तीसरी है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। आइए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के बारे में कहता है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है फुल डिस्क्लोज, पूरे तरीके से डिस्क्लोज करना, दिखाना। कहता है आपके अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको कम्प्लीटली आपको दिखाना चाहिए, कोई भी बात इसमें छुपानी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। चाहे कोई बात मटेरियल है या इमैटेरियल है, मतलब कोई ज़रूरी है या नहीं है, तब भी उसको दिखाना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी बात पेंडिंग ना रहे। जो सामने वाली पार्टी, जो इंटरेस्टिंग पार्टी होती है, आपने पढ़ा है, इन्वेस्टर होता है, क्रेडिटर होता है, बैंक होता है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर होते हैं, ये सभी जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, इनसे कोई भी बात छिपे नहीं बल्कि उनको दिखाना चाहिए जो उनके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन को अफेक्ट कर सके। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आइए आपको पढ़ के बताते हैं। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी इकोनॉमिक अफेयर यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑफ द एंटरप्राइज, हमारे बिजनेस के, हमें उसे पूरे दिखाना चाहिए। कोई भी ऐसी बात छिपाई नहीं चाहिए। इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो हमारी होती हैं, लेन देन जो होते हैं। इन अदर वर्ड्स, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statements such as proprietors, present and potential creditors, investors and others। कहता है कि sufficient disclosure, हमें उसको डिस्क्लोज करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को जो मटेरियल इंटरेस्ट की है हमारे यूजर्स के लिए। और यूजर्स मैंने आपको बताया आपके प्रोप्राइटर यानी कि ओनर्स, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर जिन लोगों ने हमसे पैसा लेना है, इन्वेस्टर एंड अदर्स। The principle is so important that the company act make ample provisions for the disclosure of essential information in the financial statement of the company। Company Act 2013 में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं जिसमें जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उन सभी चीज़ों को क्या करती है, दिखाती है। हम अब नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, +2 में आती है हमारी। द परफॉर्मा एंड contents of the balance sheet and profit and loss accounts are prescribed by the Company Act। Various items of fact which do not find place in the accounting statements are shown in the balance sheet by way of footnotes। कहता है कंपनी के बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, मतलब ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं, जब कोई ट्रांजेक्शन आपकी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती है तो नीचे हम लोग फुटनोट में दिखाते हैं, जिसे कि बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम, जब परफॉर्मा आएगा तब आपको बताया जाएगा। यानी कि ये बताना चाहता है फुल डिस्क्लोजर में कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और बैलेंस शीट की हर आइटम्स को क्लियरली शो कर देना चाहिए। हमें किसी भी आइटम को छुपाना नहीं चाहिए जो कि हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन को इम्पेक्ट कर सके। क्लियर? ऐसे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कई बार हम उन्हें वहाँ ना दिखा करके नीचे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखा देते हैं, जैसे पूरा बैलेंस शीट का परफॉर्मा और नीचे फुट नोट बना देते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल ए क्लेम of a very big sum pending in a court of law against the enterprises should be brought to the notice of the users of the financial statements, otherwise the statement would be misleading। कहता है अगर कंपनी के खिलाफ कोर्ट में बहुत बड़ा केस चल रहा है, हालांकि बेशक हम वो जीते हैं या हारे इसका कोई मैटर नहीं करता है अभी, अगर हार जाएं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा और जीत जाए तो भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं पॉजिटिव होगा और कहीं नेगेटिव होगा।
बट हमें उसे दिखाना चाहिए हमारी बैलेंस शीट के अंदर नीचे फुट नोट्स में, ताकि जो सामने वाले पार्टी है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है वो इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सके। क्लियर। सेकेंड, इफ देयर इज ए चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आप स्टॉक के वैल्यूएशन को जब करते हो, और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, तो उसको भी क्लियरली दिखाना चाहिए। और आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं तो उसको भी क्लियरली दिखाना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, ताकि बाद में कंपेयर करने में हमारे को दिक्कत ना हो। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुटनोट। आप बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से दोनों में से जो कम होती है उसको आप लोग बैलेंस शीट में शो करते हो किसी भी एसेट को दिखाने के लिए, लेकिन आज के दिन मार्केट वैल्यू ऑफ आपकी किसी भी एसेट की कितनी है, हमें उसे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में उसको भी दिखाना चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक आपका नाम था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब आपका जो दूसरा है कन्वेंशन, उसका नाम है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। देखो, फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हर चीज़ दिखाओ, चाहे को यूज़ की है या नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी थोड़ा सा इससे अलग है। मैटेरियल का मतलब है जो चीज़ जरूरी है केवल उसी को दिखाया जाए, हर चीज़ को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट के ऊपर एक प्रकार का ओवरबर्डन हो जाता है, ज़्यादा हमारे को इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी कहता है जो चीज़ नेसेसरी है केवल उसी को दिखाओ, बाकी चीज़ों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखते हैं, दिस कंसेप्ट इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये फुल डिस्क्लोजर की एक एक्सेप्शन है, मतलब उसका उल्टा है। According to these conceptions, item having an insignificant effect or being irrelevant to the use needs not to be disclosed. ऐसी कोई भी आइटम जिसका यूज नहीं है, irrelevant information है, जिसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। These unimportant items are either left out or merged with other items. हमें इस तरह की आइटम्स को या तो दिखाना ही नहीं चाहिए या किसी और के साथ मर्ज करके दिखाना चाहिए। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरी ओवरबर्डन। अगर हर आइटम को दिखाएंगे तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ओवरबर्डन हो जाएगी। मैटेरियलिटी का मतलब होता है केवल उन्हीं चीज़ों को दिखाओ जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है, हर चीज़ को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। अब कहता है कि कौन सी चीज़ मटेरियल होगी, यानी कि जरूरी होगी। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कहता है कि मटेरियल चीज़ें वो होती हैं जिसको दिखाने से हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन के ऊपर क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। आगे चलते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमैटेरियल फॉर अनदर। कहता है कि जो चीज़ एक बिजनेस के लिए मटेरियल हो सकती है, जरूरी हो सकती है, वो दूसरे बिजनेस के लिए इमैटेरियल हो, जरूरी ना हो, क्योंकि कोई फर्म छोटी होती है और कोई फर्म बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कोस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स। स्मॉल टूल्स का मतलब होता है छोटे मोटे हथियार, जैसे क्या नाम है आपके वर्कशॉप के अंदर ग्लास हो गया, पाना हो गया, फ्यूल हो गया। तो ये छोटे बिजनेस के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक बड़े बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। बट द सेम फिगर मे बी इमैटेरियल फॉर द एस्कॉर्ट लिमिटेड। एस्कॉर्ट लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी के लिए। सिमिलरली द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया, कहता है सपोज कर लीजिए अगर आपके 500 रुपये का स्टॉक में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपके कैश के अंदर 500 रुपये का चेंज आ जाता है तो वो मैटर करता है। ठीक है भैया, आपने स्टॉक को वैल्यूएशन किया, अगर उसमें 500 रुपये कम याद आओगे तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपके कैश में 500 रुपये का फर्क पड़ता है तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी आपका बिल्कुल उल्टा हो गया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या कहता है? कहता है कि प्रूडेंस का मतलब यहाँ आप कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया आपके बिजनेस में जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, यानी कि अंदाज़ा होने वाले लॉसेस हैं, आप उनको अपने बिजनेस में दिखाएंगे। आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होने वाला है या कोई एक्सपेंस करने वाले हैं तो उसको हम लोग अपने बिजनेस में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो आप उसे तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक आपको वो बेनिफिट वास्तव में मिल नहीं जाता है, रियलाइज नहीं हो जाता है। क्लियर? तो यही कहता है कि लॉस को तो हम लॉस मान लेंगे, लेकिन प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे को प्रॉफिट वास्तव में मिल नहीं जाता है। यही आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। आइए पढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन
All anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. आप losses को तो ट्रीट करेंगे लेकिन गेन्स को इग्नोर कर देंगे. इन अदर वर्ड्स, कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. कंजर्वेटिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हम लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं. प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेज इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी. जितने भी नॉन लायबिलिटी के प्रोविजन हैं लॉसेज के ऊपर, वो हमारे को दिखाने चाहिए. हालांकि हम उन लॉसेज को क्लियरली नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि ये हमारे को नुकसान यहाँ होने वाला है या ये हमारा एक्सपेंस है. लाइकवाइज, व्हेन देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, द वन हैविंग लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड. फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स इसने बताए हैं. कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जो सामान आपका लास्ट में बिकता नहीं है, साल के एंड में बिना बिके रह जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं. जो बाजार में बिकेगा, दोनों में से जो कम होगा उस पर दिखाया जाता है. क्योंकि देखिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसमें आपने बहुत सारा खर्चा भी किया होगा और प्रॉफिट बेच करके बाजार में बेचते हैं, तो जो बाजार का प्राइस होगा वो आपके बुक वैल्यू से बहुत कम, बहुत ज़्यादा होता है. तो आपके लिए वो एक अननेसेसरी प्रॉफिट बना देगा. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते. हम केवल उसी को दिखाएंगे जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा. फिर बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेटेड ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स. हमें डाउटफुल डेट्स के ऊपर जिनसे हमारा पैसा डूबता है, पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि जब हम किसी को क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा हमारा डूबता है, तो हम उनके ऊपर प्रोविजन भी क्या करेंगे, बनाएंगे. जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड. हम जो पॉलिसी कराते हैं उसका प्रीमियम हर साल पे करते हैं, और जो प्रीमियम का सरेंडर वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है. यानी कि कल को अगर हम पॉलिसी को तोड़वा लेते हैं या उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं, तो या हम उसको वापस कर देते हैं, तो उस जो इतना अमाउंट हमने पे किया होता है उसका बहुत कम पार्ट हमारे को मिलता है. तो कहता है उस जो पार्ट मिलता है हमारे को, उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं, ना कि जो हमने पे किया है उस वैल्यू को. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमेशा सरेंडर वैल्यू पर ही लिखा जाता है. ठीक है. और प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सोट अगेंस्ट द फर्म. और हमारे खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है तो उसको भी हम क्लियरली क्या करेंगे, दिखाएंगे, चाहे वो हमारे फेवर में है या अनफेवर में है. और फिर बोलता है, इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कहता है कंजर्वेटिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर. कहता है अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे को दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ सकता है. पहला तो क्या, जितने भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है या हमारे डेटर्स हैं वो ओवर वैल्यू पे दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ठीक है. और दूसरा ये है कि जो आप एसेट्स को दिखाते हैं वो भी आपकी बढ़ी हुई वैल्यू पर दिखाएगी, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट में एसेट ज़्यादा शो करेगा, जो कि ऐसा नहीं है. तो इसका ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. एक तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा और दूसरा आपकी एसेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ी हुई दिखाएगी. तो ये थे आपके 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस. क्लियर. अब हम एक बार इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट भी पढ़े हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को भी पढ़ लिया. अब एक बार इन दोनों के डिफरेंस को पढ़ते हैं. ये क्या कहता है. कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस. जितने भी आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पीछे पढ़े हैं, लाइक मैचिंग कंसेप्ट हो गया, आपने ये पढ़ लिया, डुअल एस्पेक्ट हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं ये कानूनी तौर पर एक्सेप्टेड है. लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम्स और यूजेस और जनरल एग्रीमेंट. ये कस्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करती है, या आपसी समझौते के ऊपर डिपेंड करती है. तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जरूरी है, लीगल है कानूनी तौर पर, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम चाहे फॉलो ना भी करें, लेकिन इनके बारे में बता जरूर देंगे. फिर कहता है रिकॉर्डिंग वर्सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. जो अपने पीछे 10 कंसेप्ट पढ़े हैं वो हमारा बेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ओके. फिर बोलता है सिग्निफिकेंस. दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, हर जगह सेम अप्लाई किया जाता है. लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस जो हैं, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट. जितने अकाउंटिंग कंसेप्ट जरूरी हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है. रोल ऑफ पर्सनल. पर्सनल का मतलब होगा किसी व्यक्ति का रोल. देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बेस इन द फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट. किसी भी प्रकार का पर्सनल जजमेंट या इंडिविजुअल बेस नहीं होता है.
पर्सनल जजमेंट्स में प्ले ए रोल इन द अडोप्शन ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशन, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में पर्सनल जो होता है वो प्ले करता है रोल हमारा। फिर बोलते हैं यूनिफॉर्म अडोप्शन, देयर इज यूनिफॉर्म अडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द अडोप्शन ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशंस इन वेरियस एंटरप्राइजेस। ठीक है, यूनिफॉर्म अडोप्शन का मतलब हर जगह इसको हर एंटरप्राइजेस में सेम तरीके से अपनाया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हर जगह सेम अपनाया नहीं जाता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई इंडिविजुअल बेस नहीं होता है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में इंडिविजुअल बेस होता है कि क्या हम इस टेक्निक को अपनाएं या नहीं अपनाएं। क्लियर। तो अब हमारा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पीछे रह गया था जिसका नाम था मैचिंग कंसेप्ट, हम उसको भी पढ़ देते हैं। मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है, मैच करना। कहता है कि जितनी भी आपने प्रॉफिट कमाए हैं, उन प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, जितना प्रॉफिट आपने कमाया है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कि जितनी भी आपकी सेल हुई है, आपका प्रॉफिट हुआ है, उसको कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंस करे हैं, हम उसमें से क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे और तब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। यानी कि जो आपका सेल्स वैल्यू है और आपका जो कॉस्ट वैल्यू है, जब सेल में से कॉस्ट को घटाते हैं तब हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो हमें सेल और कॉस्ट को आपस में क्या कर लेना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए। क्लियर। एक और खास बात, अगर आपने यहाँ किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेंस कर दिया है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो भी वो हमारा उस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा और हमें उसे क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। क्लियर। और अगर आपने कोई खर्चा एडवांस पे कर दिया है तो आप केवल उस साल का ही खर्चा लिखेंगे जो इस साल का था। अगर आपने कोई एडवांस पे किया है तो वो आपका इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, बल्कि वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस आपका माना जाएगा। यही वो आपसे कहना चाहता है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास साल के एंड में कुछ स्टॉक बिना बिके रह जाता है तो हमारे को उसको कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाना चाहिए। ठीक है। आइए अब आपको पढ़ के बताते हैं मैचिंग कंसेप्ट के बारे में। देखिएगा, कहते हैं दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट determination of net profit. According to this concept, in determining the net profit from business operations, all costs which are applicable to the revenue of the period, revenue का मतलब हो गया सेल्स, जितनी भी कॉस्ट है जो आपने रेवेन्यू कमाई है उस कॉस्ट में से क्या करना चाहिए, उस रेवेन्यू से चार्ज करना चाहिए, यानी कि उसमें से लेस कर देना चाहिए। बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कंसेप्ट विद रेवेन्यू। फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, आपको पहले सेल्स की वैल्यू का पता लगना चाहिए कि आपकी सेल जितनी हुई है, और फिर उस सेल्स में से हमारे को उस सामान को जो हमने बेचा है उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया हुआ है, जितना खर्चा किया गया उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, उस कॉस्ट के साथ मैच करना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर, कुछ बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट शुड बी शोन एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने जितनी भी सेल्स करी है और जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंस करे हैं या उसको जो खर्चा आया है या कॉस्ट आया है, वो हमारे को उसमें से क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, चाहे हमने उसको पे किया है या नहीं किया है। अगर हम इस साल में सर्विस का यूज कर चुके हैं तो हमारा एक्सपेंस माना जाएगा, चाहे हमने कैश दिया है या नहीं दिया है। सेकंड कहता है व्हेन सम एक्सपेंस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो। अगर आपने किसी इंश्योरेंस को अगले साल के लिए भी एडवांस पेमेंट कर दिया है तो ये खर्चा आपका उस साल का नहीं कहलाएगा। The part relating to next year will be shown as expense only next year and not this year. तो ये आपका नेक्स्ट ईयर का खर्चा होगा, ना कि इस साल का खर्चा होगा। This means that part of insurance premium against which benefit will be derived or revenue will be earned in future should be shown in the balance sheet as an asset. तो आपका वो खर्चा आपकी एक एसेट बन जाएगा और आपको इस साल में एसेट के फॉर्म में दिखाना होगा। And the rest is treated in expense, और बाकी खर्चा आपका एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट बोलता है आपके पास जितना भी अनसोल्ड स्टॉक बिना बिके रह जाता है, हम उसे क्या करेंगे, बुक्स में दिखाएंगे और नेक्स्ट ईयर में इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। एज दीज गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, एज सच द क्लोजिंग स्टॉक इज कैरी ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि इस साल का जो बिना बिका हुआ स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सिमिलरली इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रेवेन्यू, और जो आपकी इनकम रिसीवेबल आपने रिसीव करनी है वो भी क्या करेंगे, रेवेन्यू में हम लोग ऐड कर देंगे। और अगर हमने कोई एडवांस इनकम रिसीव की हुई है तो आपकी इस साल की इनकम नहीं कहलाएगी, हम उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। केवल करंट ईयर की इनकम को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ये थे आपके 4 पॉइंट, जिसमें आपने 3 तो कन्वेंशन पढ़ी है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी एंड कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। क्लियर। आपका लास्ट कंसेप्ट बचता है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है
कि आपने कभी भी किसी भी नॉन करंट एसेट को जो परचेज किया है हमेशा बुक्स में उसको उस वैल्यू पर ही दिखाया जाएगा, और हर साल उसमें से क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन को दिखाते जाएंगे, लेस करते जाएंगे और रिमेनिंग वैल्यू को दिखाते जाएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप कल को अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उस मार्केट वैल्यू की बढ़ी हुई वैल्यू पर ही दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, हमें हमेशा हमेशा जो है ना, जिस चीज़ पर परचेज किया होता है उसी को वैल्यू पर ही हमारे को दिखाना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस इट वाज एक्वायर्ड, जितने में से खरीदा गया था उसी की कीमत पर दिखाते हैं। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। सिंस द एक्वाजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट इट इज रेफर्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि जो एसेट आपने परचेज की है वो आपकी बैलेंस शीट में आज भी दिखाई जाएगी और ये पुरानी होती है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। दिस कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी बेस पर हम लोग बैलेंस शीट में इसको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेस एंटिटी परचेज ए बिल्डिंग फॉर 20 लाख इट वुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स एट दिस फिगर। Subsequently, increase or decrease in the market value of the building would not be recorded in the books of accounts. If 2 years later the market value of the building shoots up to 60 lakh, the increased value will not be ordinarily recorded in the books of accounts. कल को इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसको इसकी वैल्यू नहीं दिखाएंगे, हमेशा जिस चीज़ पर परचेज किया उसी कीमत पर दिखाया जाता है और उसमें से हर साल डेप्रिसिएशन को लेस करते रहते हैं। हाउएवर द कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल बी कंटिन्यूसली शोन एट देयर एक्वाजिशन प्राइस, यानी कि जिस पर हमने खरीदा था उसको बोलते हैं एक्वायर प्राइस, फॉर एज लॉन्ग एज द बिजनेस एंटिटी ओन्स देम। दिस कॉस्ट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर साल इसकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है, जो नुकसान होता है लगातार यूज करने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, टाइम स्पेंड होने की वजह से या टेक्निक बदल जाने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, तो हम जो नुकसान होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हर साल उसे क्या करते हैं, उसमें से लेस करते हुए दिखाते हैं। तो ये था आपका कॉस्ट कंसेप्ट। इस तरीके से आपने अकाउंट्स के सारे कंसेप्ट स्टडी कर लिए एक बार। अब आप इनको रीड कीजिएगा और सबको लिख भी लीजिए एक बार।